नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कमर तक पानी से ले जाई गई बुजुर्ग की अंतिम शव यात्रा। विधायक बीसेन की घोषणा के बाद भी नहीं बन पाया पुल। मामला लालबरद क्षेत्र के ग्राम पंचायत औल्या कनार का। ग्रामीणों ने दी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। अवैध रूप से नशे की गोलियां बेचते 3 व्यक्ति गिरफ्तार आरोपियों में एक मेडिकल स्टोर के संचालक भी शामिल। जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। शासकीय कार्यालयों में हेलमेट की अनिवार्यता पर उठ रहे सवाल। बिना हेलमेट के कार्यालय आ जा रहे शासकीय कर्मचारी। ड्राइट प्राथमिक स्कूल में पदस्थ किए गए 3 नियमित शिक्षक। स्कूल के प्रधान पाठक का प्रभार बदला गया। मानवाधिकार जागरूकता पर जोन स्तरीय पुलिस संवाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बालाघाट मंडला के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने विभिन्न विषयों पर रखे अपने विचार। मध्य प्रदेश और राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई के तहत समय अवधि पर आवेदिका ग्राम गढ़ी तहसील बैयर बालाघाट निवासी श्रीमती लीला बघेले को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने और आरटीआई का उल्लंघन करने पर लालबरा थाना प्रभारी अमित भावसार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाकर आगामी 27 अक्टूबर तक उक्त राशि राज्य सूचना आयोग भोपाल में उपस्थित होकर जमा करने का नोटिस जारी किया है। वहीं इस मामले में लालबरा थाना प्रभारी अमित भावसार का कहना है कि बैयर तहसील के ग्राम गढ़ी निवासी श्रीमती लीला बघेल के द्वारा आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी गई थी उसकी जानकारी नियम के अनुसार उपलब्ध करवा दी गई है और जो जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगा रहे हैं वह सभी आरोप निराधार है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दुष्कर्म के 2 मामले में 2 आरोपियों को दोषी पाया गया। विद्वान अदालत ने आरोपी विकास उर्फ विक्की पिता श्याम बंसकार 19 वर्ष वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर बालाघाट निवासी को अलग अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 75,000 रुपये अर्थदंड और डालेश राव पिता सर्जय राव मोरे 21 वर्ष ग्राम हट्टा निवासी को आजीवन कारावास और 20,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार विकास उर्फ विक्की बंसकार के विरुद्ध एक नाबालिग अभियोत्री का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप था। अभियोत्री और अभियुक्त विकास घटना दिनांक से 2 वर्ष पहले से एक दूसरे को जानते थे। 7 फरवरी 2020 की शाम को अभियुक्त विकास ने अभियोत्री को बहला फुसलाकर ट्रेन में गोंदिया ले जाया गया और रात्रि 8 बजे दोनों बालाघाट वापस आ गए थे। रात्रि में अभियुक्त विकास ने अभियुक्ति को सरीखा अपने दोस्त के घर में रखा। 8 फरवरी को जब अभियुक्त विकास का दोस्त बाहर गया था और उसकी पत्नी घरेलू काम कर रही थी तभी अभियुक्त विकास ने अभियुक्ति के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मार डालने की भी धमकी दी थी। इस डर के कारण अभियुक्ति ने इस घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया। 20 फरवरी 2020 को अभियुक्ति ने घटना के संबंध में अपने परिवार वालों को यह घटना बताया और रिपोर्ट करने कोतवाली थाने पहुंची थी, जहां पर अभियुक्त विकास के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में उसे गिरफ्तार करने के बाद अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया था। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष अभियुक्त विकास बंसकार के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने अभियुक्त विकास उर्फ विक्की बंसकार को धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत 5 वर्ष की कठोर कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड, धारा 366A के तहत अपराध में 7 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 506 के तहत अपराध में 1 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 376(3) भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह आरोपी डालेश राव ग्राम हट्टा निवासी के विरुद्ध एक नाबालिग अभियोत्री के साथ दुष्कर्म और उसे जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा था। अभियोत्री के स्कूल जाते समय अभियुक्त डालेश राव ने उसके साथ जान पहचान बनाई थी। सन 2019 को अभियुक्त डालेश ने अभियोत्री को फोन करके अपने घर बुलाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर कुएं में कूदकर आत्महत्या करने और उसकी छोटी बहन को भी खत्म करने की धमकी दी थी, जिसके बाद वह अभियोत्री का शारीरिक शोषण भी करने लगा था, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। अभियोत्री जब भी डालेश से शादी करने की कहती थी तब वो उसे टाल मटोल करते रहता था। इस घटना की रिपोर्ट अभियुक्त्री ने पुलिस थाना हट्टा में की थी, जहां पर डालेश राव के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में उसे गिरफ्तार करने के बाद अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया था। मामले में विद्वान विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष
आरोपी डालेश के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। विद्यमान अदालत ने आरोपी डालेश राव को धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 376(2)(n) के तहत अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड और धारा 506 के तहत अपराध में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस दोनों ही मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले के द्वारा की गई थी। लालबरा नगर मुख्यालय में मां सरस्वती महोत्सव के तत्वाधान में गत 30 सितंबर को वीणा वादनी मां सरस्वती की प्रतिमा विराजित कर मां सरस्वती महोत्सव आस्थापूर्वक व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां सरस्वती महोत्सव के अवसर पर रोजाना ही धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं एवं 13 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के साथ 14 दिवसीय मां सरस्वती महोत्सव का समापन हो जाएगा। मां सरस्वती महोत्सव के 12वें दिन 11 अक्टूबर को रात 9 बजे नागपुर का मां नवदुर्गा साई देवी जागरण ग्रुप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जागरण ग्रुप के कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक देवी गीतों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसका उपस्थित दर्शकों ने आनंद लिया। 14 दिवसीय मां सरस्वती महोत्सव बालाघाट जिले ही नहीं अपितु महाकौशल में विभिन्न आयोजन व मनमोहक झांकियों के लिए जाना जाता है और इस वर्ष भी विद्या की देवी वीणा वादिनी की प्रतिमा स्थल को केदारनाथ मंदिर का स्वरूप दिया गया है। पूरे परिसर को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गत 2 दिनों से क्षेत्र में बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी श्रद्धालु जन मां सरस्वती महोत्सव प्रांगण पहुंचकर विद्या की देवी मां सरस्वती का दर्शन एवं पूजन अर्चन कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं और शाम होते ही श्रद्धालुओं का तांता लगना प्रारंभ हो जाता है। नगर के डाइट शासकीय प्राथमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल की लचर व्यवस्थाओं को ठीक करने पालक संघ के द्वारा विगत कुछ माह से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उन प्रयासों को जिला पंचायत सीईओ वीए कुमार के निरीक्षण के बाद गति मिल गई। शिक्षा विभाग के द्वारा डाइट प्राथमिक स्कूल में 3 नियमित शिक्षकों की पदस्थापना किया जाना स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था मॉडल स्कूल की तरफ बढ़ते कदम की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। आपको बताया कि जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार के द्वारा मंगलवार को डाइट स्कूल का निरीक्षण किया गया था। स्कूल निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा तत्काल ही वहां की बैठक व्यवस्था बनाई गई थी तथा शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर बनाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे। फिर इसके बाद ही तत्काल डाइट प्राथमिक स्कूल में 3 नियमित शिक्षकों की पदस्थापना की गई। इन शिक्षकों में से वरिष्ठता के आधार पर उत्कर्ष स्कूल कटंगी से आए जेपी गुहेश्वर के द्वारा डाइट प्राथमिक स्कूल का प्रधान पाठक का प्रभार भी ग्रहण कर लिया गया। अब तक डाइट प्राथमिक स्कूल के प्रधान पाठक का प्रभार शिव कुमार गुप्ता के द्वारा संभाला जा रहा था। प्रधान पाठक श्री गोहेश्वर के अलावा अन्य जो 2 शिक्षक पदस्थ किए गए हैं उनमें श्रीमती प्रभा बंसोड़ एवं शिक्षक अशोक होबरागढ़ शामिल है। इन्हें पदस्थ किए जाने से स्कूल में शिक्षकों की संख्या 11 हो गई। इसमें से पालक संघ व सभी अभिभावकों के द्वारा उम्मीद की जा रही है कि इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल का जिस प्रकार से नाम दिया गया है उस नाम के अनुरूप ही शैक्षणिक व्यवस्था दिखना प्रारंभ हो जाए। मानसून पर्व इस मर्तबा काफी लंबा चल रहा है। खासकर दशहरा पर्व आते ही बारिश का दौर समाप्त हो जाता है, लेकिन इस बार यह दौर इतना लंबा चल रहा है कि बीते कुछ दिवस से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जहां आम जनमानस परेशान है तो वहीं किसानों की फसल को भी काफी नुकसान हो रहा है। उसकी धान फसल पर विभिन्न प्रकार के रोग भी लग रहे हैं, जबकि अब किसान अपनी फसल को काटने की तैयारी में जुटने लगे थे, लेकिन बेमौसम बरसात ने किसान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। इस संबंध में सिकंदरा निवासी किसान
कुबेर देशमुख ने पद्मेश 24/7 को बताया कि यह पहला मामला नहीं है कि हमें प्रकृति की मार झेलनी पड़ रही। हमारी धान की फसल पककर तैयार है, लेकिन बारिश की वजह से उनकी बाली झड़ गई। हम किसानों के साथ हमेशा ही ऐसा होता है। कुछ किसानों ने तो अपनी धान काटकर खेत में बनाए गए खलिहान में रख दी थी ताकि वे अपनी फसल बेचकर दीपावली पर्व काफ़ी अच्छे तरीके से मनाएंगे, लेकिन बेमौसम बारिश ने उनकी इस मंशा पर पानी फेर दिया। अब वे चाहते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से बर्बाद हुई फसल का सर्वे करवाकर उन्हें मुआवजा राशि प्रदान करे ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। बारिश से परेशानी हो रही है, जो धान जो आया हुआ जो फसल है कहना चाहिए वो गिर चुका, और फिर उसके बाद जो कटाई चालू हुआ है वो उसका भारी नुकसान हुआ है कहना चाहिए। तो कटाई भी कर लिए थे आप लोगों ने? कटाई भी कर दी। ये कौन सी धान की कटाई हुई होगी? ये बाहुबली, नहीं तो ये भारी कहलाती कि हल्की? ये हल्की कहलाती है। हल्की। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब इसका तो अब कुछ होना चाहिए शासन की तरफ से, यानी मुआवजे की मांग करें। जो धान की उत्पादन जो होती है अपना सिरा टोला थाने गांव के अंतर्गत में पूरा धान पे निर्भर है, और अभी माहू का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है और श्री राम जैसी बीमारी है। इसमें क्या है, वो तना छेदक भी लग रहा है, पत्तियाँ भी सूख रही है और करपा रोग भी मोटे धान को असर चालू हो गया है। और ये जो अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे ये फर्क पड़ रहा है कि अभी किसानों की जो धान आई है, हल्की धान आई, कट के हाँ कट के अभी कटने को तैयार भी है और कटने को अभी कट भी गई है, तो उनको जैसे चूरना है, ये करना है, वो करना है। जैसे पुंजन उंजन है तो गिले हो गए, ये पूरे गिले हो गए हैं और फिर ये उसी से ये कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, इस पर मतलब खेती पे, और काम नहीं कर रही है, काम भी नहीं कर रहा है। अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहते हैं कि ये मुआवजा हुआ जो जैसे भी सरकार से मिले, इसका मतलब पटवारी रिकॉर्ड से जैसे भी हो, इसको किसानों को मुआवजा दे। वहीं इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसी बोपचे से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल खरीफ की फसल के संबंध में उन्हें शासन से सर्वे संबंधित कोई आदेश नहीं आया है। फिलहाल वे खैलांजी के दौरे पर हैं। किसानों ने भी फसल के खराब होने संबंधित किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है। अगर किसान ऐसी कोई शिकायत करते हैं तो निश्चित ही हम उसकी बर्बाद हुई फसल का सर्वे कराकर शासन की ओर से मिलने वाले उचित मुआवजे के लिए प्रयास करेंगे। वारासुनी रोड वैनगंगा नदी के पुलिया के पास गर्रा के अवंतीबाई चौक में चौपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल युवक दशरथ पिता सनतलाल नागवंशी 25 वर्ष ग्राम एंकाटोला पिपरिया थाना वारासुनी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दशरथ नागवंशी पॉलिटेक्निक का छात्र है। 12 अक्टूबर को 1:30 बजे करीब दशरथ अपने साथी मोनू सहारे के साथ मोटरसाइकिल में बालाघाट से अपने घर एकाटोला जा रहे थे। वारासुनी रोड वैनगंगा नदी पुलिया के आगे गर्रा अवंतीबाई चौक से बालाघाट की ओर तेज रफ्तार से आ रही चौपहिया वाहन मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गए। इस दुर्घटना में दशरथ और उसका दोस्त मोनू सहारे मोटरसाइकिल सहित गिर गए, दोनों घायल हो गए। इस दुर्घटना में दशरथ नागवंशी को अधिक चोटें आई है, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। वहीं उसके दोस्त मोनू सहारे को मामूली चोटें आई। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद वाहन चालकों के लिए हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया, जिसका पुलिस के द्वारा पालन भी करवाया जा रहा है। इसका असर वर्तमान में पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहन चालकों को देखने मिल रहा है। हेलमेट नहीं होने के कारण वाहन चालक बिना पेट्रोल लिए ही पेट्रोल पंप से वापस लौट रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह पुलिस थानों में प्रवेश करने के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया। सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन कॉलोनी में प्रवेश के लिए बिना हेलमेट प्रवेश पर रोक लगा दी गई। वहीं दूसरी ओर अन्य शासकीय कार्यालयों में हेलमेट को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हेलमेट की चालानी कार्रवाई के दौरान अक्सर वे लोग कार्रवाई के दायरे में आते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते। वहीं शासकीय कार्यालय में जाने वालों के पास यह समस्या नहीं होती। शासकीय कार्यालय में आने जाने वाले पढ़े लिखे और जागरूक लोग होते हैं। अगर हेलमेट की अनिवार्यता शासकीय कर्मचारी से शुरू की जाए तो जनता में अच्छा संदेश जाएगा और आम जनता भी अच्छा अनुसरण करना शुरू करेगी। आपको बताया कि पिछले दिनों हेलमेट को लेकर जो आदेश हुए हैं उसमें सभी शासकीय कार्यालयों के लिए भी आदेश आया है कि बिना हेलमेट के कार्यालय में किसी को भी प्रवेश ना दिया जाए, चाहे वे उस शासकीय कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी ही क्यों ना हो। वाहन से आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह नियम शासन स्तर पर जारी कर दी गए। लेकिन यह देखने में मिल रहा है कि शासकीय कार्यालय में हेलमेट पहनकर वाहन चलाने या बिना हेलमेट पहने शासकीय कार्यालय में प्रवेश करने जैसी कोई बात
नजर नहीं आ रही। हमें बताया जा रहा है कि कलेक्टर के द्वारा हाल ही में निर्देश जारी किए गए कि जो भी कर्मचारी वाहन से कार्यालय में आते हैं उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अभी तक तो इस निर्देश का पालन करते हुए कलेक्टर कार्यालय में नहीं देखा गया, लेकिन आदेश जारी होने के बाद इसका पालन हो पाएगा या नहीं तो यह समय ही बता पाएगा। आपको पता है कि कुछ माह पूर्व कलेक्टर कार्यालय के सामने यातायात विभाग के द्वारा हेलमेट चेकिंग कार्रवाई की गई थी। उस दौरान 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों के चालान हेलमेट नहीं पहनने को लेकर काटे गए थे और वहां कार्रवाई एक दिन में ही समाप्त हो गई थी। इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को पेट्रोल के लिए झेलनी पड़ रही है। कुछ पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट के भी आसानी से पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप ऐसे भी है जहां हेलमेट की अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है। मोती नगर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप में जिन वाहन चालकों ने हेलमेट पहना है उन्हीं को पेट्रोल दिया जा रहा है। इस पेट्रोल पंप में पहुंचने वाले आधे से अधिक लोग बिना हेलमेट के होते हैं और उन्हें इस पेट्रोल पंप से निराश होकर वापस लौटते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे, तो वहीं दूसरी ओर हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों को सम्मानित भी किया जा रहा है। ऐसा ही नज़ारा बुधवार की शाम को कोतवाली थाने के सामने देखा गया। कोतवाली पुलिस के द्वारा हेलमेट चेकिंग कार्रवाई की गई। इस दौरान जहां हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए, जो पहली मर्तबा बगैर हेलमेट पाए गए ऐसे कुछ लोगों को समझाइश भी दी गई। वहीं इस दौरान जो वाहन चालक हेलमेट पहनकर वाहन चलाते मिले, ऐसे वाहन चालकों का कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत के द्वारा गुलाब का फूल भेंट कर एवं माला पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। देखिए, ये अभी हेलमेट अनिवार्य है। आदमी की अगर जान बचानी हो तो सबसे पहले तो हेलमेट धारण करें, जो भैया वाहन चला रहे हैं। और इसी मुहिम के तहत हम लोगों ने जैसे सरकारी कार्यालयों में जो हमारा थाना है या पुलिस लाइन है उसमें तो बैन कर रखा कि बगैर हेलमेट के कोई ना आएगा ना जाएगा। और ऐसे ही रोड पे हमारे वाहन चेकिंग के दौरान जो नियम का पालन कर रहे हैं, हेलमेट धारण किए हैं, उनको हम फूल से स्वागत कर रहे हैं, फूल देके से स्वागत कर रहे हैं उनका। और जो नहीं कर रहे हैं पालन, उनके लिए जुर्माने से दंडित किया जा रहा है। जनवा पंचायत लालबुरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत औलिया कनार के ग्राम मुरली खाम से जामरी टोला के बीच नाले के ऊपर पुल का निर्माण के लिए क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा 2 वर्ष पूर्व पुल निर्माण की घोषणा करने के साथ ही 56 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, परंतु घोषणा के 2 साल बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को जान डालकर नाला पार करना पड़ रहा है। इसका एक नज़ारा 12 अक्टूबर को तब देखने को मिला जब जामरी टोला मुरली खाम निवासी वृद्ध महिला 70 वर्षीय श्रीमती सोनकीबाई पंचेश्वर का निधन हो गया था, जिसका शव अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम ले जाने के लिए पुल के अभाव में मृतिका के परिजनों व ग्रामीण जनों को नाले में कमर भर पानी से जान जोखिम में डालकर मृत महिला की शव यात्रा को लेकर नाला पार करना पड़ा और मोक्षधाम पहुंचकर मृतिका महिला का शोकाकुल माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। नाले पर पुल नहीं होने के कारण रिश्तेदार व ग्रामीण जनों को मृतिका महिला सोनकीबाई पंचेश्वर के निवास तक पहुंचने में खासी परेशानी हुई और घुटने के ऊपर यानी कमर पर पानी पार करके उनके निवास तक पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। ग्रामीण जनों के द्वारा लंबे समय से मुरली खाम से जामरी टोला के बीच नाले पर पुल व पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य करवाने की मांग कर रहे। 2 साल पूर्व क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा भी स्वीकृत कर दिया गया, परंतु वर्तमान समय तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, जिससे ग्रामीण जनों में भारी आक्रोश व्याप्त है और जल्द ही पुल का निर्माण नहीं होने पर आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी शासन प्रशासन को दे दी गई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत औलिया कनार के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुरली खाम से जामरी टोला के बीच स्थित नाला पहुंच मार्ग एवं नाला पार करने के लिए 2 वर्ष पूर्व पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा पुल निर्माण की घोषणा कर 56 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, परंतु घोषणा के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण कार्य नहीं होने से ग्रामीण जनों को आने जाने में खास परेशानी हो रही है। जान जोखिम में डालकर वे नाला पार कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण जनों का कहना है कि 2 वर्ष पूर्व विधायक गौरीशंकर बिसेन व जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर के द्वारा नाले का निरीक्षण भी किया गया था। सभा मंच के लोकार्पण कार्यक्रम में आयोग अध्यक्ष श्री बिसेन के द्वारा घोषणा भी की गई थी कि नाले के ऊपर पुल निर्माण के लिए 56 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। जल्द ही पुल व सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा, परंतु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिसके कारण वर्तमान में किसानों व जामरी टोला में निवासरत लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले में बाढ़ आ जाने से लोग एक ही जगह कैद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उपचार नहीं मिलने पर उसकी मौत हो सकती है, परंतु जिम्मेदारों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
जी इसके पहले भी जो है पूर्व में भी जो है हमने जो है पेपर के माध्यम से न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है शासन प्रशासन राजनीति जनप्रतिनिधियों को भी जो है अवगत करा चुका था। और इसके पहले भी जो है हमारे माननीय अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी ने जो है उस पुल के निर्माण के लिए जो है राशि स्वीकृत कर चुकी थी। उसके बाद भी जो है वो पुल आज पर्यंत तक नहीं बन पाया है और ये परेशानी तो 8-10 सालों से चलती आ रहा है। और जब जैसी बारिश स्टार्ट होती है वैसे ही जो है मुरली खान का एक टोला है जामरे टोला, वहाँ रहने वाले निवासियों का तो जो है जीना ही दुर्लभ हो जाता है। बहुत ही परेशानी से जो है वो अपने जीवन यापन करते हैं। जिस दिन से पानी बारिश स्टार्ट होता है उसी दिन से जो है वहाँ के बच्चों का भी जो है आना जाना जाना, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई डिलीवरी वाली महिला है, जैसे आज तो आदि हो गया एक चीज़ हो गया तो वहाँ से जो है लाश को जो है पानी से जो है कमर व पानी से कमर व पानी से जो है सब ग्रामीणों के द्वारा निकाला गया और बाहर जो है दहन संस्कार के लिए हो जाया जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जो है जल्द से जल्द उस पुल का निर्माण करवाया जाए, नहीं तो जो है आने वाला 2023 विधानसभा गाँव का जो है ग्राम मुरली खाम और जामरे टोला वाला जो है जामरे टोला वाले निवासी जो है चुनाव का बहिष्कार करने के जो है। वहीं ग्राम पंचायत औल्या कनार सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश बिसेन ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन जी के क्षेत्र में पहली बार ऐसे देखने को मिला कि शव को कमर भर तक पानी से उनकी शव यात्रा निकाली गई, जो बहुत ही दुख की बात है। जबकि उनके द्वारा 2 साल पहले पूर्व मुरली खाम से जामरी टोला के बीच में स्थित नाले पर पुल निर्माण करवाने की घोषणा की गई और राशि भी स्वीकृत होने की बात कही जा रही, परंतु वर्तमान समय तक निर्माण कार्य नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणजनों में आक्रोश व्याप्त है। सिर्फ बिसेन ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक लालवरा क्षेत्र में विकास की बात करते हैं, परंतु ऐसे कई ग्राम हैं जहां विकास से कोसों दूर है। ऐसे आज हमें मुरली खाम और जामरी टोला में दिखाई दिया, जहां उन्होंने ग्रामीणजनों के बीच पुल निर्माण की घोषणा की थी, परंतु निर्माण तक नहीं हुआ। इसलिए शासन प्रशासन से मांग है कि जल्द ही पुल का निर्माण कार्य करवाए, ताकि जामरी टोला मुरली खाम के ग्रामीणजन व किसानों को आने जाने में जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिल सके। जिस प्रकार से आज मैंने एक विकट परिस्थिति देखा, मानना चाहिए कि लालबर्रा क्षेत्र में मंत्री महोदय जी के क्षेत्र में इस प्रकार की घटना मैंने आज पहली बार देखी। इसीलिए बहुत दुख की बात है। मेरे पंचायत क्षेत्र में अगर इस प्रकार की घटना कोई घटती है तो निश्चित मेरे लिए बड़े दुख है। मैं चाहूँगा शासन प्रशासन से कि इस प्रकार की जो घटनाएँ हमारे ग्राम पंचायत में घटती आ रही हैं, शायद ऐसी घटनाएँ कभी किसी परिवार के साथ में ना घटे, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हम लोगों एक 25 परिवार का शव हम लोगों ने ऐसी स्थिति में बाहर निकाला, शायद हो सके बरसात और भारी तेज होती तो आज बहुत विकट परिस्थिति बन जाती। यानी एक ऐसा गांव जो कि लालबर्रा से सटा हुआ है, मंत्री महोदय जी के नज़रों के सामने उनकी घोषणा होने के पश्चात यदि उस गांव में जलाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे 100 को बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं है, तो ये ऐसा गांव अगर मंत्री जी के क्षेत्र में बसता है तो हमारे लिए तो बड़ा दुख का विषय है। क्या मानते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए और जो आज देखे आपने, इससे क्या लग रहा है? देखो, विकास कार्य तो हुआ है, इसको हम झुटला नहीं सकते, लेकिन बहुत से ऐसे ग्राम छूट गए जहाँ पे बहुत सी समस्याएं भी बाकी हैं। मेरा मानना है कि चुनाव के पहले, शायद 1 वर्ष अभी चुनाव है, चुनाव के पहले अगर इस प्रकार की समस्याएं यदि हल करते हैं मंत्री महोदय तो उनके लिए बड़े गर्व की बात है।
और यदि हमारे गांव की समस्या अगर इस प्रकार से है तो अगर ये समस्या हल हो जाए तो हम भी बड़ा मतलब हर्ष के साथ में सब आपसे जुड़ने को तैयार हैं और होना चाहिए। आप क्या प्रयास करेंगे इसके लिए? प्रयास वही है कि हम कोशिश करेंगे, सब हमारा मतलब कहना चाहिए पूरा जो गांव है समाज है पूरा साथ में है। अब हम आगे तक के जाएंगे, कोशिश करेंगे और जो उन्होंने घोषणा किया है उसको पूरा करें, यही हमारी इच्छा है। नगर में कुछ लोगों के द्वारा पिछले कई दिनों से नशीली और प्रतिबंधित दवाइयों को बेचने का अवैध कारोबार चलाया जा रहा था, जिसका खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित व नशीली दवाओं के अवैध कारोबार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए 3 आरोपियों में से एक आरोपी दवा दुकान का संचालक बताया जा रहा है। जहां गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 10-10 टेबलेट वाली अल्पाजोलम की 54 स्ट्रिप यानी 540 गोलियां जब्त की। वहीं नशे के इस अवैध कारोबार को चलाने वाले सभी गिरफ्तार आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22, 29 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। हालांकि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास भारी मात्रा में नशीली गोली कहां से आई, सप्लाई हुई थी, वे प्रतिबंधित दवा बेचने का कारोबार कब से कर रहे थे और अब तक उन्होंने कितनी मात्रा में कहां से दवाई खरीदी और कितने लोगों को यहां प्रतिबंधित दवाई बेची थी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया। जहां पुलिस के द्वारा आगे के पूछताछ में अन्य खुलासा होने की भी बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र में नशीली अल्फाजोलम दवाइयां बेचने का अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने सूचना तंत्र को सक्रिय कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 आरोपी पावर हाउस गली के आगे डेंजर रोड कच्चे रास्ते पर अल्फाजोलम की गोली अवैध रूप से बेचने की फिराक में है। जहां दबिश देते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें की गई पूछताछ में आरोपियों ने गौली मोहल्ला स्थित अनुश्री मेडिकल स्टोर से नशीली गोलियां खरीदकर अन्य लोगों को अवैध तौर पर बेचने की बात स्वीकार की, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 10-10 टेबलेट वाली 29 स्ट्रिप यानी 290 प्रतिबंधित गोलियां और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गौली मोहल्ला स्थित अनुश्री मेडिकल स्टोर्स में दबिश देकर वहां से 25 टेबलेट स्ट्रिप यानी 250 नग प्रतिबंधित टेबलेट जब्त कर मेडिकल स्टोर संचालक को भी गिरफ्तार किया है। नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नशीली गोली अल्फाजोलम का अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें वार्ड नंबर 13 पुलिस लाइन निवासी 27 वर्षीय अंकित पिता भोपाल सिंह परियार, थाना लालबरा ग्राम बकोड़ा वार्ड नंबर 13 निवासी 21 वर्षीय विशाल पिता छविलाल खैरवार, प्रेमनगर वार्ड नंबर 27 निवासी 57 वर्षीय सुदीप पिता बसंत कुमार जैन का नाम समावेश है, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके पास से 10-10 टेबलेट्स वाली 54 स्ट्रिप यानी 540 नग नशीली गोली जब्त की। बताया जा रहा है कि नशीली गोलियां अल्फाजोलम के कारोबार में लिप्त गिरफ्तार 3 आरोपियों में से वार्ड नंबर 13 निवासी 27 वर्षीय अंकित पिता भोपाल परियार पहले से ही नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में गिरफ्तार हो चुका है, जिस पर पहले भी नशीली दवाओं को अवैध रूप से बेचने के मामले दर्ज है, जिसे डेंजर रोड से 200 नग नस्ली टेबलेट के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं लालबरा बकोरा वार्ड नंबर 13 निवासी विशाल खैरवार को भी पुलिस ने नस्ली दवा अल्फाजोलम की 90 नग टेबलेट के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 27 प्रेमनगर निवासी सुधीर पिता बसंत कुमार जैन की गौली मोहल्ला में अनुश्री मेडिकल स्टोर्स के नाम से दवाई की दुकान है, जहां सुदीप जैन के द्वारा थोक व चिल्लर में दवाइयों की बिक्री की जाती है। बताया जा रहा है कि अनुश्री मेडिकल स्टोर के संचालक सुधीर जैन ही अंकित और विशाल को अवैध तौर पर नस्ली दवा अल्फाजोलम की टेबलेट सप्लाई करता था, जहां अंकित और विशाल इन नस्ली गोलियों को उचित दामों पर युवाओं को बेचते थे और उन्हें नशे का आदी बनाने का काम करते थे, जिनके इस कृत्य का पर्दाफाश करते हुए पुलिस के द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। उससे हम लोग को जानकारी मिल रही थी कि शहर में अल्प्राजोलम टैबलेट्स का व्यापार किया जा रहा है और जो नवयुवक हैं उनको टैबलेट सप्लाई की जा रही है। तो इसी में हमने कार्रवाई करते हुए मुखबिर से सूचना के आधार पर कल 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हमें टैबलेट मिली। उसके आधार पे उनके मेमोरेंडम के आधार पे हमने फिर एक अनुश्री मेडिकल है उनके ओनर को गिरफ्तार किया है, और जिसमें लगभग 54 स्ट्रिप्स कुल 540 टैबलेट्स अल्प्राजोलम की हमने इलीगल जो तौर पे विक्रय की जा रही थी वो जब्त की। सर मेडिकल वाले से क्या कुछ पूछताछ में अभी तक सामने आया? उसके पास टैबलेट्स ये कहाँ से आई हैं? उसके पास बिल विल कुछ उसने पेश किया है क्या अभी तक? ये अभी विवेचना का विषय है। जो आरोपियों की गिरफ्तारी के आधार पर हमने शॉपकीपर को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे और आगे पूछताछ करके जो भी जानकारी मिलेगी उन पर त्वरित कार्रवाई करेगी। इसमें जो 2 आरोपी पकड़ाए हैं उन लोग पिछले भी कई मामले में लिप्त पाए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है।
जी, इसमें से जो अंकित परिहार है वो पिछले काफ़ी समय से इस तरह के कार्यों में लिप्त रहा है, तो उस पर हम लगातार नज़र भी रखते हैं और उसकी ही सूचना थी कि इस तरह के काम कर रहा है, तो उसी के आधार पर हमने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।